जय हिंद दोस्तों। जो हमारा रेलवे बैच चल रहा है उसका आज 10वां क्लास है। इससे पहले आपके 9 क्लासेस हो चुके हैं। नंबर सिस्टम से हमने शुरुआत किया था और इस रेलवे बैच के अंदर हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं। तो नंबर सिस्टम से हमने शुरुआत किया था, 9 क्लासेस हो चुके हैं। नहीं देखें अगर आप लोग वीडियो तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है इस पूरे बैच की, तो आपको मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। आज के क्लास में हम लोग रिमाइंडर थ्योरम से रिलेटेड सवालों को करेंगे। कैसे आप लोग रिमाइंडर निकाल सकते हैं। जब सवालों को घुमा कर देता है तो वहाँ पर दिक्कत होती है आप लोगों को रिमाइंडर निकालने में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखिए यहाँ पे पहला सवाल पिछले क्लास में हमने क्या किया था कि टाइप 6 किया था। अभी हम लोग टाइप 7 करने वाले हैं, जो कि आपके बुक में आप लोग देख सकते हैं, पेज नंबर 206 है। और इस बुक की अगर PDF आप लोग चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए यहाँ पे पहला सवाल देखते हैं। बहुत ही छोटा सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, एकदम बेसिक सा सवाल है ये। इसमें कह रहा है कि दशमलव भिन्न वाले विभाजन में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेषफल 0 है, तो भाज्य क्या होगा। बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों, देखिएगा। तो यहाँ पर आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो भाज्य होता है, भाज्य का मतलब जिसको भाग दिया जा रहा है ना। तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर यहाँ पर हम सूत्र लिख देते हैं। भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, तो ये आपका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर भाज्य आपको निकालना है। भाजक कितना दिया गया है, तो भाजक दिया गया है यहाँ पर आपको 22.8 है ना, 22.8 और इनटू में भागफल हो जाएगा। भागफल आपको दिया है 8.5 ये, और प्लस आपको शेषफल क्या दे रखा है, तो शेषफल यहाँ पे दे रखा है 0। ठीक है, तो अब इसको बस सॉल्व करना है आपको, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले तो पॉइंट के बाद यहाँ पे एक अंक है, यहाँ भी एक अंक है, तो पॉइंट को आप लोग हटा दीजिए, है ना। तो पॉइंट को अगर हम लोग हटाएंगे, तो पॉइंट को जैसे ही हटाएंगे तो क्या बनेगा हमारा। अच्छा, एक तरीका इसमें और आप लोग लगा सकते हैं, जानते हैं क्या तरीका। आप लोग यहाँ पर डिजिटल सम का तरीका लगा सकते हैं, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन है ना, आपको इसमें समय लग सकता है। तो डिजिटल सम का तरीका बताते हैं। डिजिटल सम का मतलब होता है अंकों को जोड़ना। भाई यहाँ पर अंकों को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 और 8 हो गया 12। ठीक है, 12 हो गया। अब 12 के भी अंकों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3। यानी इसका जो डिजिटल सम है वो कितना आ गया आपका, यहाँ पे 3 आ गया। फिर इनटू यहाँ पे कितना आएगा, 8 और 5 13। 13 का मतलब 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, है ना। तो ये हो गया, ये तो आपका 0 ही है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 चौक 12 हो गया, ये 3 चौक 12, 12 को जोड़ेंगे 1 और 2 मतलब 3 हो जाएगा। तो इसका जो फाइनल डिजिटल सम आया वो कितना आया है, 3 आया है। अब देखिए आपके ऑप्शन में क्या क्या दिया है। जिस ऑप्शन का डिजिटल सम 3 आएगा वही उसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में अगर देखें तो पहला ऑप्शन आपका कितना है, 193.2 है, 193.2 है। दूसरा ऑप्शन है 193.8। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है 193 यहाँ पे 6 और चौथा ऑप्शन है 193.4, है ना। अब सभी को जोड़िए। देखिए जो 9 हो रहा है ना, तो उसको हटा दीजिए आप लोग। तो यहाँ पे ये 9 है, इसको हटा दिए। डिजिटल सम में हम लोग ऐसे ही करते हैं, जो अंक मिलाकर 9 हो जाता है उसको हटा देते हैं। ठीक है, बाकी जोड़ लीजिए। तो 1 और 3 4, 4 और 2 6, इसका डिजिटल सम कितना आया, 6। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। इसका डिजिटल सम देखिए ये 9 है और 8 और 1 मिलाकर 9 ये हो गया। तो बचा क्या आपका, यहाँ पे 3 बचा। तो इसका डिजिटल सम 3 आ गया। इसको देखिए, ये है 9, बाकी का देखिए 6 3 9, 9 1 10, 10 का मतलब, या फिर सीधे 6 और 3 मिलाकर 9, ख़त्म हो गए, 1 बचा। तो इसका डिजिटल सम 1 आया। इसका डिजिटल सम कितना आ जाएगा, ये 9 और 3 1 4 4 8, मतलब इसका डिजिटल सम 8 आएगा। तो आपके ऑप्शन और प्रश्न में
जो आया है उसका डिजिटल सम कहाँ मिल रहा है, कहाँ मैच हो रहा है, सेकंड वाले ऑप्शन में, इस वाले में। ठीक है, इसका डिजिटल सम 3, इसका डिजिटल सम 3, यही वाला आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 193.8। तो ये भी एक तरीका है, इससे आसानी से आपके सवाल हो जाएंगे। और ये तरीका तभी आपको लगाना है जब आपके ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग आए। ऑप्शन में देखिए ना, सभी का डिजिटल सम अलग अलग आया है, तो हमने यहाँ पर डिजिटल सम निकाल लिया। क्लियर है सभी को? आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम लोग अपना मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोला है? शेषफल ज्ञात कीजिए जब 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। तो 3 की पावर 10 है, हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है? 3 की पावर 10 है। बहुत ही प्यारा तरीका बताएंगे रिमाइंडर निकालने का। 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा, यहाँ पर ये निकालना है आपको। अब यहाँ पर ये सुनिए कि आपकी जो ऊपर वाली संख्या है वो 3 की पावर 10 है, तो क्या हम 3 को 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे? क्या मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको 7 से डिवाइड करेंगे, फिर रिमाइंडर देखेंगे? ऐसा नहीं करते हैं, है ना। रिमाइंडर निकालने का तरीका होता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जो स्टेटमेंट बोलने जा रहे हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। देखिए दोस्तों, जो ऊपर वाला नंबर है उसको ऐसा बनाइए कि इस नीचे वाले के मल्टीपल के आसपास पहुंच जाए। या तो इसके आसपास पहुंच जाए यानी 7 के आसपास पहुंच जाए, या फिर इसके मल्टीपल यानी कि इसके 7 के पहाड़े के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, 7 के पहाड़े के आसपास पहुंच जाए, यानी कि 7 के पहाड़े से एक कम हो जाए या फिर एक ज़्यादा हो जाए, ऐसा करना है आपको। तो भाई देखिए, यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर 3 का पावर 2 लेते हैं तो 3 का पावर 2 कितना हो जाता है आपका? 9 हो जाता है। तो 7 से एक कम है क्या? नहीं। एक ज़्यादा है क्या? नहीं। 2 ज़्यादा है। तो एक कम या एक ज़्यादा, ऐसा पावर 3 का लेना है कि हम लोग 7 के मल्टीपल से यानी 7 के पहाड़े के आसपास पहुंच जाएं, या फिर उससे एक कम एक ज़्यादा। ठीक, अगर 3 की पावर 3 ले लेते हैं हम लोग, तो 3 का पावर 3 कितना आता है? 3 3 9 और 9 3 27, 27 आ गया ना। अब ये जो 27 है, ये 7 के पहाड़े से एक कम है। भाई 7 चौको 28 होता है, 28 से एक कम है कि नहीं? तो इसको आप क्या करिए कि 3 का पावर 3 ले लीजिए। ठीक है, तो 3 का पावर 3 ये आपका कितना हो गया? 27 हो जाएगा। ठीक है, और 3 का पावर 3 तो ये 10 है, तो टोटल आपको 10 बनाना है यहाँ पर। तो 3 यहाँ कर दीजिए, तो 3 3 9 यहाँ हो गया, यानी 3 की पावर 9 टोटल यहाँ हो गया, और 3 की पावर 1 आप लोग अलग कर दीजिए। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 10 को 3 हो गए। फिर डिवाइड बाई कितना कर देंगे? 7। अब देखिए, ये हो गया आपका 27 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 तो 3 ही आएगा, डिवाइड बाई यहाँ पे 7 हो गया। अब क्या करना है? डिवाइड करना है। इस 27 को 7 से डिवाइड करिए, कितना आएगा? 7 चौको 28, 28 पहुँच गए ना। ज़्यादा चले गए तो -1 रिमाइंडर बचेगा। भाई ऐसे सुनिए, डिटेल में ही आपको समझा देते हैं। जब हम लोग 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौके हो जाएगा 28। ठीक है, घटाएंगे तो 27 में 28 घटेगा तो -1 आएगा कि नहीं? याद रखिएगा कि जब भी हम रिमाइंडर की बात करते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव रिमाइंडर ले सकते हैं। ठीक है, ये आपका नेगेटिव रिमाइंडर है। तो क्लियर हो गया। तो जब हम लोग 27 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 चौक 28, एक ज़्यादा चले गए, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा? -1 आएगा। इस -1 का पावर कितना है यहाँ पे? 3 है, इंटू 3 को 7 से डिवाइड करना है। तो 3 को 7 से डिवाइड करेंगे तो भाई 3 में 7 का भाग तो जैबे नहीं करता है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा आपका 3 ही। तो ये हो गया 3। अब डिवाइड में कितना कर दीजिए? 7 कर दीजिए। इस 7 को अभी रहने दीजिएगा, इसका साथ मत छोड़िएगा। अब बताइए, नेगेटिव का पावर अगर ऑड नंबर है, -1 का पावर अगर कोई विषम संख्या है तो माइनस में ही आएगा, यानी ये हो जाएगा -1 इंटू 3 डिवाइड बाई 7। यहाँ पे कितना आया? -3/7। अब यहाँ पे क्या आया है? -3/7। नेगेटिव रिमाइंडर आया है कि नहीं? तो नेगेटिव को पॉजिटिव में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि नीचे वाले को ऊपर वाले में से जोड़ दीजिए। तो 7 - 3 कितना हो जाएगा हमारा रिमाइंडर? 4 आ जाएगा। तो 4 इस सवाल का करेक्ट आंसर है। समझ में आया सभी को स्टेप? क्या करना है आपको? नीचे वाले जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसके पहाड़े के आसपास पहुंचना है, एक कम या एक ज़्यादा, ऐसा पावर हमको ऊपर वाले का लेना है। क्लियर है सभी को? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। पहला ऑप्शन यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे।
आइए अगला सवाल देखते हैं। अब इस टाइप के सवाल जो हैं बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है, रेलवे ही नहीं हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे एसएससी हो, एसएससी को कोई भी एग्ज़ाम उठाकर देख लीजिए, इस टाइप का सवाल ज़रूर पूछा जाएगा आपसे। रेलवे के हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये सवाल, ठीक है ना। तो देखिए क्या बोला गया कि एक संख्या को 627 से विभाजित किया गया जाता है तो 43 आपका शेष बचता है। जब उसी संख्या को 19 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा। आसान सा तरीका बताएंगे, ट्रिक बताएंगे, आराम से आप लोग निकाल सकते हैं, है ना। देखिए एक कोई संख्या है, हम मान लेते हैं n, इस संख्या को कह रहा है 627 से विभाजित किया जाता है 627 से। तो जैसे ही 627 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाता है, 43 आता है, ठीक है। ये कोई एक संख्या है, उस संख्या को 627 से भाग करने पर शेषफल कितना बचता है, 43 का। अब इसमें कह रहा है कि उसी संख्या को, है ना, n को ही किससे विभाजित किया जाए, कह रहा है 19 से भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना बचेगा, आपसे ये पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे सवालों को करने के लिए जब यहाँ पर सेम नंबर से डिवाइड किया जाए तो आप लोग नया रिमाइंडर, मतलब इससे डिवाइड करके ये वाला जो रिमाइंडर पूछा है हमको, ये निकालने के लिए सीधे सीधे क्या करिए कि जो पुराना वाला रिमाइंडर है, कितना है पुराना वाला रिमाइंडर, 43 है। इस 43 को यानी पुराने वाले रिमाइंडर को जिससे डिवाइड करने के लिए बोला है उससे डिवाइड कर दीजिए। 19 से भाग करने के लिए बोला है ना, तो 19 से इसको भाग कर दीजिए और यहाँ से निकाल लीजिए आप लोग शेषफल। कितना आ जाएगा, 19 दूना 38, तो 43 माइनस 38 करेंगे तो 5 बचेगा, यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 5 आ गया। तो 5 इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ये तरीका है, ऐसे इस टाइप के सवालों को हम लोग लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी तक जितने भी सवाल करवाए हैं आपको एकदम क्लियर हो गए होंगे। इस टाइप के सवाल अगर आपके एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है ना। बढ़ते हैं फिलहाल हम लोग आगे। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस सवाल को, बहुत बेहतरीन सवाल है और इसको करने का सबसे शॉर्ट तरीका हम आपको बताने वाले हैं। आरपीएफ एसआई 2019 के पेपर में पूछा गया था, है ना। अगर आप बेसिक से करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा इस सवाल में। ऐसा सवाल है ये, कह रहा है कि जब किसी संख्या को एक भाजक से विभाजित किया जाता है, भाजक का मतलब होता है कि डिवाइज़र, है ना, तो शेष 24 बचता है। उसी संख्या के दुगने को उसी भाजक द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेष 15 बचता है। भाजक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बोला गया कि एक कोई संख्या है, तो हम लोग यहाँ पे n मान लेते हैं। इस संख्या को किसी संख्या से डिवाइड किया गया किसी भाजक द्वारा, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं। मान लीजिए कि a से डिवाइड किया गया, तो जब n को a से डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचा, यहाँ पे 24 बचा, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है संख्या के दोगुने को, पहले संख्या n था, अब संख्या कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, यानी 2n हो जाएगा। संख्या के दोगुने को उसी भाजक से, भाजक यहाँ क्या था, a हमने माना था, तो उसी भाजक यानी a से ही डिवाइड किया गया तो रिमाइंडर कितना बचा, आपका 15 बचा। अब यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको बताने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि जब यहाँ पर एक संख्या है उसका अगर दोगुना कर रहे हैं, भाजक आपका सेम है, जिससे डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी a से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ भी a से डिवाइड कर रहे हैं, सेम है। तो जब भी आपका भाजक सेम होता है, डिवाइज़र सेम होता है, तो संख्या का दोगुना करने पर शेषफल भी दोगुना हो जाता है। क्लियर है। संख्या का 3 गुना करने पर शेषफल भी 3 गुना हो जाता है। संख्या का स्क्वायर करने पर आपका यहाँ पे रिमाइंडर का भी स्क्वायर हो जाता है। क्लियर है सभी को। तो ये बताइए कि जब संख्या दोगुना हो रहा है तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, रिमाइंडर आपका भी दोगुना हो जाएगा। तो 24 का दोगुना कितना होगा, 24 का दोगुना यहाँ पे 48 होगा, ठीक है। अब ये बताइए कि इस 48 को हम लोग किससे डिवाइड किए होंगे तो 15 आया होगा। तो इसके लिए क्या करिए ना, सीधे सीधे इस 48 में 15 को घटा दीजिए। तो 48 में 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 33, यानी कि जब हम 33 से 48 को डिवाइड किए होंगे तब ना रिमाइंडर आपका 15 आया। भाई एक्चुअल रिमाइंडर तो आपको यहाँ पर 15 दे रखा है, लेकिन हमने अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से कितना रिमाइंडर निकाला, यहाँ पे 48 निकाला। तो इस रिमाइंडर को फिर से किससे डिवाइड करें कि रिमाइंडर हमारा 15 आ जाए, यानी कि 48 को जब हम 33 से डिवाइड करेंगे तो भाई 33 से कम 33 बचा, कितना 15 बचा, है ना।
तो इस तरीके से हम लोग, यानी कि हम लोग किससे डिवाइड किए होंगे, तो हम लोग डिवाइड किए होंगे यहाँ पे 33 से, तो ए की जो वैल्यू हो जाएगी वो 33 हो जाएगी। ये तरीका है इस सवाल को लगाने का। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? बी ऑप्शन समझ में आ गया ना? एकदम बेसिक लगाते हैं आप लोग तो क्या होता है, इसमें 3 से 4 मिनट लग जाता, बिल्कुल लग जाता है ना। और वैसे देखिए कुछ नहीं, सीधे सीधे आ गए, डायरेक्ट आंसर आ गया, है ना। इसका डबल हो रहा है तो इसका भी डबल करिए, इसको इसमें से माइनस कर दीजिए, ख़त्म कहानी, आपका आंसर आ गया 2 सेकंड में। चलिए आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए दोस्तों, अब बेहतरीन सवाल है, जो कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं उसी कॉन्सेप्ट से ये सवाल आपका हो जाएगा। कह रहे इसमें, यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। कोई एक संख्या है, इसको अगर 7 से डिवाइड कर दें, 7 से डिवाइड कर दें तो रिमाइंडर कितना बच रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि रिमाइंडर बच रहा है आपका 3। ठीक है, क्लियर है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचेगा। अब ये बताइए, शेषफल 0 बचने का क्या मतलब होता है? शेषफल 0 बचने का मतलब होता है पूरी तरह से संख्या डिवाइड हो जाना, है ना। तो इसको हम लोग एग्जाम्पल लेके करते हैं। ठीक है, क्लियर है, एग्जाम्पल लेके करते हैं तो आपको समझ में आएगा चीज़ें। वैसे हम आपको कॉन्सेप्ट से बता सकते हैं। भाई देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि हम इस संख्या के जगह पर कौन सा संख्या ले लें ताकि 7 से डिवाइड करें, तो अब की बार रिमाइंडर आपका कितना बचना चाहिए? रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। ये बताइए कि इस संख्या में जितना हम इधर जोड़ेंगे, जितना घटाएंगे, जितना गुणा करेंगे, जितना भाग करेंगे या जितना का स्क्वायर करेंगे, तो रिमाइंडर का भी वही चीज़ हो जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि पहले यहाँ पर रिमाइंडर 3 बच रहा था, अब हमको रिमाइंडर कुछ नहीं बचाना है। मतलब कि इस 3 में हम ऐसा क्या जोड़ दें कि आपका रिमाइंडर 0 आ जाए। भाई जितना इधर रिमाइंडर में जोड़ेंगे उतना इधर संख्या में भी जुड़ जाएगा। तो इस 3 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो 7 बन जाएगा, और 7 को जब 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि डिवाइड किससे करना है? 7 से ही करना है। तो 3 में जब हम 7 जोड़ देंगे तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा? 0 बच जाएगा। मतलब 3 में हमने क्या जोड़ा? 4 जोड़ा, तो 3 और 4 हो गया 7, और 7 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से किससे डिवाइड करें? 7 से, तब आपका रिमाइंडर कितना बचेगा? 0। तो हमने क्या जोड़ा यहाँ पे? 4 जोड़ा ना। तो जो चीज़ रिमाइंडर में होता है वही चीज़ संख्या के साथ भी होता है। तो संख्या में भी कितना जुड़ जाएगा? यहाँ पे पहले n था तो अब 4 जुड़ेगा, यानी n+4 हो जाएगा। तो जो हमारा रिक्वायर्ड संख्या है वो क्या होगा? n+4 हो जाएगा, n+4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। ये तो हो गया आपका कॉन्सेप्चुअल तरीका। अब थोड़ा सा एग्जाम्पल लेके समझने वाला तरीका समझिए। देखिए दोस्तों, क्या बोला इसमें कि एक संख्या n है, उसको 7 से भाग करें तो रिमाइंडर कितना बचना चाहिए? यहाँ पे 3 बचना चाहिए। ऐसा कोई संख्या मान लीजिए, तो 7 एकम 7 + 3 यानी कि 10 ले लीजिए। n के जगह पर क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं। तो भाई 10 को 7 से विभाजित करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 3 ही ना बचेगा। तो जो संख्या है वो हमने क्या ले लिया? 10 ले लिया। ठीक है, n की वैल्यू 10। अब क्या बोला? पहला ऑप्शन देखिए, n+3 माने n कितना है? 10 है, तो 10 + 3 करेंगे 13 होगा। क्या 13 को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा? नहीं आएगा। फिर दूसरा ऑप्शन क्या है? n+4। तो n+4 यानी 10 + 4, तो 10 + 4 यानी कि हो जाएगा 14, और 14 को जब हम लोग 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 0 नहीं बचेगा क्या? बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि 14 7 से कट जाता है तो रिमाइंडर आपका 0 बचेगा। तो हमने संख्या में क्या ऐड किया है? 4 ऐड किया है। क्लियर है सभी को? तो n+4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचेगा। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पे। सेकंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे अच्छा सवाल है ये भी। इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, ज़रूर है, लेकिन आराम से बन जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल 93 75 दिया गया है। दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं x और y। ठीक है, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो कितना दिया गया है? 93 75, यानी 9375।
अब कह रहा है कि जब सबसे बड़ी संख्या को सबसे छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल आपका 15 आता है। मान लीजिए कि बड़ी संख्या हमारी x है, तो x को छोटी संख्या y मान लेते हैं, तो x को y से विभाजित करने पर भागफल कितना आता है, 15 आता है। यानी x बटे y की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 15 है। अब x की वैल्यू यहाँ से निकालिए तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, y उधर जाके मल्टीप्लाई होगा यानी 15y हो जाएगा। इस x का वैल्यू उठा के इसमें रखिए पहले वाले इक्वेशन में, ये आपका पहला इक्वेशन है, ठीक ना। तो x की जगह पर रख देंगे 15y, तो ये हो गया 15 इंटू वाई, और ये y पहले से है तो ये हो गया y, और इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 93 75, ठीक है। तो y इंटू वाई ये हो जाएगा y का स्क्वायर इक्वल टू 15 इधर आके डिवाइड होगा तो इसको काट दीजिए, 15 छक्के हो जाएगा 90 बचा 3 तो 37 हो गया, 15 दूना 30 हो गया, है ना। 15 दूना 30 तो 7 बचा 75 हो गया, तो 15 पचे 75 यानी कि 675 आ गया, ठीक, सॉरी 625 आ गया। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर स्क्वायर रूट लगेगा और 625 का स्क्वायर रूट कितना होता है, यहाँ पे 25 हो जाता है। तो y की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। अब आपको क्या पूछा था, दोनों संख्याओं का योगफल पूछा था। पहली संख्या y है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी बताइए। यहाँ पे x की वैल्यू निकाल लीजिए, 15 इंटू वाई, वाई का मतलब 25, तो 25 गुणे 15 है ना, 15 गुणे यहाँ पे 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये 20 से 5 कम है, ये 20 से 5 ज़्यादा है, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 400, 400 में से 5 का स्क्वायर घटाएंगे 25, तो 400 में 25 घटाएंगे 375 आएगा, यानी 15 और 25 का मल्टीप्लाई करेंगे 375 आ जाएगा, है ना। अब दोनों संख्याओं को जोड़ना था आपको, तो जोड़ दीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 375 और प्लस 25, मतलब कि टोटल हो गया आपका 400 इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ठीक है। 400 ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए इस सवाल को, गजब सवाल है भाई, ये है ना, बहुत बेहतरीन सवाल है। NTPC 2022 के पेपर में पूछा गया था। कह रहे एक संख्या को जब 14 से विभाजित किया जाता है तो भागफल आपका P और शेषफल 7 आता है। एक संख्या हम लोग मान लेते हैं कि n है, तो n बराबर यानी भाज्य, ये भाज्य है आपका, तो भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक इंटू भागफल। भाजक कौन है, जिससे भाग दिया जा रहा है, किससे भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर 14 से विभाजित किया जा रहा है, यानी हो जाएगा 14 इंटू भाजक, सॉरी भागफल। तो भागफल कितना है, P बोल रहा है, प्लस आपका शेषफल होता है तो +7 हो गया, है ना। तो एक संख्या हमारी आ गई n इक्वल टू 14P प्लस आपका 7। भाई भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस आपका शेषफल, यही तो होता है। अब कह रहा है कि जब P को 3 से डिवाइड किया जाता है तो यहाँ पर भागफल 2 और शेषफल भाजक और भागफल के योग का 20% आता है, ठीक। बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट यहाँ पे बोला गया है आपको। तो अब यहाँ पर किसको भाग दिया जा रहा है, P को भाग दिया जा रहा है, तो संख्या कौन हो गई, P हो गई। तो जब P बराबर, यानी ये भाज्य है, भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल भाजक गुणे भागफल, है ना। तो भाजक आपका कितना है, 3 से भाग किया जा रहा है ना, तो 3 हो गया, इंटू भागफल कितना कह रहा है, 2, ठीक है 2, और जो शेषफल है वो भाजक और भागफल का 20% है, तो प्लस आपका शेषफल होता है। अब देखिए जो शेषफल होगा वो क्या होगा, शेषफल कह रहा है कि भाजक और भागफल कितने हैं, 3 और 2 हैं, तो 3 और 2 का भाजक और भागफल के योग का, तो भाजक और भागफल का योग कितना होगा, 3 और 2 हो जाएगा, 3 और 2 हो जाएगा 6, इसके योग का कितना % है, 20% है। 20% का मतलब क्या हुआ, 1/5। भाई 20% की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें तो 1/5 ही ना आएगा, कैसे आएगा, परसेंट हटाते हैं तो बटे में 100 लगता है ना, तो 20 से दोनों को काटेंगे, 20 एक कम 20, 20 पंचे 100, 1/5 आ जाएगा। तो कह रहा है इसमें कि जो शेषफल है, प्लस में हम लोग शेषफल को लिखते हैं, तो जो शेषफल है वो भाजक और भागफल के योग का, तो 3 और 2 का योग, सॉरी यहाँ पे 5 आएगा ना, 6 कर दिए, 5 आएगा, इसके योग का यानी 5 आया, कितना % है, 20%। 20% का मतलब 1/5। क्लियर है यहाँ तक, ठीक। अब देखिए तो P की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, ये हो गया 6 और 5 से 5 कटेगा तो आपका टोटल आएगा यहाँ पे 7,
3 दूना 6 और 1 7, तो p की वैल्यू 7। अब यहाँ पे आपको संख्या निकालनी है तो n बराबर निकाल लीजिए, 7 यहाँ पर रखिए, तो 14 सत्ते 98, 98 और 7 आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, 98 और 7 105 हो जाएगा। भाई रखिए ना, 14 × 7 प्लस का आपका 7 है ना, तो 14 सत्ते 98 और 7 हो गया आपका 105, तो जो संख्या है वो 105 होगी। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को, वीडियो लाइक कर दीजिए। आगे चलते हैं, एक आध सवाल और करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो सवाल है ये आपका इकाई अंक वाला सवाल है, और इकाई अंक के सवाल हम आपको करवा चुके हैं, वो चीज़ें पढ़ा चुके हैं हम आपको, है ना। देखिए कह रहा है इसमें, किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 की पावर n, कितना बोला है, 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n। अब n यहाँ पर क्या है, आपका नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए जो इसका अंतिम अंक होगा वो क्या होगा, मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो जो अंतिम अंक आएगा हमेशा वो कितना होगा। तो ये बताइए, सिंपली हम लोग किसी एक नेचुरल नंबर को इसमें रख के देख सकते हैं। यहाँ पे आप यूनिट डिजिट का भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। भाई देखिए, ये n क्या है, नेचुरल नंबर, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी हो सकते हैं। निगेटिव में तो होगा नहीं, 0 भी नहीं होगा, है ना। तो ये बताइए कि हम जब इकाई अंक पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे 4 चीज़ें थी, 0 1 5 और 6। अगर ये नंबर हैं बेस के इकाई अंक में, तो इनका पावर कुछ भी हो, इकाई अंक नहीं बदलता। भाई यहाँ पे n के जगह पर आप कुछ भी रखिए, 1 2 3 4 5 कुछ हो रखिए, क्या 6 है तो इसका इकाई अंक चेंज होगा, नहीं होगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 6। ऐसे ही 0 1 5 6 की कैटेगरी में ये भी आता है, तो 5 का पावर आप कुछ भी ले लीजिए, इसका तो भी इकाई अंक नहीं चेंज होगा, इसका इकाई अंक कितना है, 5 है। माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए, तो 6 - 5 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर, सीधी सीधी बात। तो अंतिम में हमेशा जब इसको सॉल्व करेंगे, n की वैल्यू आप कुछ भी लेके देखिए, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो अंतिम में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, अंतिम डिजिट, है ना, यानी कि यूनिट डिजिट जिसको हम लोग कहते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब हो गया दोस्तों। क्लियर है सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज जितने भी सवाल करवाए हैं वो एकदम आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। ऐसे सवाल आते हैं आपके एग्ज़ाम में, आराम से कर लेंगे बिना किसी दिक्कत के। ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग को बुक्स की PDF चाहिए तो हमें ज़रूर व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। जो व्हाट्सएप नंबर है वो है हमारा 9053251625, ठीक है। तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। बुक्स की PDF रेलवे की, है ना, रेलवे की बुक्स की PDF आपको दे दी जाएंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। टाइप आपका जो 7 था वो ख़त्म हो चुका है। टाइप 8 और टाइप 9 ये 2 टाइप आपके बचे हैं। 2 क्लास में आपके ये भी निपट जाएंगे, ठीक है ना। फिर उसके हम लोग LCM और HCF शुरू करेंगे।